गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे, बिल्कुल सकुशल होंगे और बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। किस बात का? बोले सर पढ़ाई का। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई बहुत ही इंजॉय करके करनी चाहिए। सीरियस वे से तो आदमी सीरियल देखता है ना। तो पढ़ाई तो इंजॉय के साथ ही करो, मन लगा के करो, ईमानदारी से करो। दिन के 4 घंटे पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो। ऐसा नहीं कि किताब लिए बैठे हो मम्मी पापा के डर से और पढ़ कछु नहीं रहे हो, कुछ पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। देखो, जो भी पढ़ो ना उसको इमेजिनेशन करके पढ़ो, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, और वैसे भी आप मेरे साथ अकाउंट पढ़ रहे हो तो इमेजिनेशन करके ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में भी आएगा और कभी भी नहीं भूलेगा और कुछ भी नहीं छूटने वाला है। चलो बच्चों, तो हम लोग साझेदार प्रवेश चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। आज इसका 11वां वीडियो है, यानी कि पिछले 10 वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर रखी है। जल्दी से हम लोग आगे आते हैं। कल हम लोगों ने पुनर्मूल्यांकन खाता को बनाते समय ध्यान रखी जाने वाली योग्य बातों के बारे में चर्चा की। जो नए बच्चे हैं वो इस वीडियो को कतई भी हाथ मत लगाएं, पहले पुराने वीडियो देख के आए, तब ये वीडियो उनको समझ में आने वाला है। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं ना, हाँ ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं वो पूरे वीडियो देख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इनको देखते चलो, आपको समझ में आएगा। बच्चों, कल हम लोगों ने इस चैप्टर में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय ध्यान रखे जाने वाली योग्य बातों के बारे में वर्णन किया। बच्चा, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी नया साझेदार का प्रवेश होता है या अवकाश ग्रहण होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र खाता होता है जिसके डेबिट पक्ष में क्या क्या आता है। बोले, जिसके डेबिट पक्ष में यदि संपत्ति में कमी होती है तो डेबिट में आता है, यदि दायित्व में वृद्धि होती है तो डेबिट में आता है, यदि किसी नए दायित्व का निर्माण करना है तो डेबिट में आता है, यदि डूबत ऋण संचय करना है तो डेबिट में आता है, और अगर क्रेडिट की बात की जाए तो संपत्ति में वृद्धि होती है तो क्रेडिट में आता है, यदि दायित्व में कमी होती है तो क्रेडिट में आता है, यदि डूबत ऋण से कम करना है तो क्रेडिट में आता है, यदि नई संपत्ति का निर्माण करना है तो क्रेडिट में आता है। इन सारी बातों के बारे में बच्चा हम लोग बात कर चुके थे। बाद में मैंने ये भी बताया था, यदि क्रेडिट का योग ज्यादा है तो अंतर पुनर्मूल्यांकन का लाभ आता है, और यदि डेबिट शेष ज्यादा है तो अंतर का पुनर्मूल्यांकन हानि आती है। और बच्चे, ये पुनर्मूल्यांकन लाभ और पुनर्मूल्यांकन हानि साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बच्चा, आज की जो अपनी थ्योरी है वो सबसे मेन क्या है, साझेदारों के पूंजी खाता बनाते समय ध्यान रखी जाने वाली योग्य बातें। वास्तव में ये कोई थ्योरी नहीं है, सवाल का एक कॉन्सेप्ट ही है। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय ध्यान रखे जाने वाली योग्य बातें बताइए। देखिए, वो तो मैंने आपको सवाल के लिए बता रखा है इतनी सारी बातें, ताकि बच्चा आपको सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, वो आपको सवाल के लिए मैंने बता रखा है ताकि आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। और आज भी हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो स्पेशली सवाल के कॉन्सेप्ट के लिए है। साझेदारों की पूंजी खाता बनाते समय साझेदारों की पूंजी खाता बनाते समय ध्यान रखे जाने वाली योग्य बातें बनाइए। बनाते समय ध्यान रखी जाने वाली योग्य बातें बताइए। ये कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, ये हमारे सवाल के अकॉर्डिंग है कि जब हम लोग सवाल करेंगे, पूंजी खाता बनाएंगे, तो पूंजी खाता बनाते समय ध्यान रखे जाने वाली योग्य बातें क्या होती हैं। अच्छा, कल एक बच्चा मेरे से पूछा था कि सर बीच बीच में आप लोग बैक में क्यों चले जाते हैं। अरे नालायक, नहीं तो किताब देखने नहीं जाते हैं, बैक में देखने जाते हैं कि जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन के बाहर जा रहा है। स्टूपिड नहीं तो, ठीक है, फालतू का सोचते रहते हो। और यदि कुछ मुझे देखना ही होगा तो मैं भाई किताब रखा हुआ हूं, किताब में देख के करा दूंगा, उसमें कोई शर्म वाली थोड़ी बात है, समझ जाओ। अगर मुझे, और ये सारी चीज आपको क्या लगता है किताब में कहीं लिखा मिलेगा क्या? कछु नहीं मिलने वाला बेटा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरे खुद के अपने हैं। मैंने सारे सवालों का निष्कर्ष निचोड़ रूप से यहाँ पे बता रहा हूं। अब जितना मैंने आपको रिवेल्युएशन में बता दिया ना, एक क्वेश्चन उससे ज्यादा नहीं रिवेल्युएशन में आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। देखना भी सारे क्वेश्चन कराएंगे उसके, ठीक है। तो साझेदारों के पूंजी खाता बनाते समय ध्यान रखी जाने वाली योग्य बातें क्या क्या होती हैं। बच्चा याद रखना, देखो जब भी हम लोग साझेदारों के पूंजी खाता बनाते हैं तो साझेदारों के पूंजी खाते के भी 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। एक पूरा का पूरा डेबिट पक्ष होता है
और एक पूरा का पूरा क्रेडिट पक्ष होता है, एक पूरा का पूरा डेबिट पक्ष होता है और एक पूरा का पूरा क्रेडिट पक्ष होता है। बच्चा ध्यान से समझना तो आपको चीजें बहुत ही क्लियरिटी समझ में आती जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे यहाँ डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है। मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया और मैंने यहाँ पे डेट के साथ पार्टिकुलर और साझेदारों के नाम भी नहीं लगाए। आप आगे समझ लीजिएगा कि हम लोग कैसे करेंगे, ठीक। अब देखिए क्रेडिट में क्या क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको करना ही है, अच्छे से बनाना है, मान लो इसका, तो ये यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, ठीक है। मैं प्रारूप बना रहा हूं, ध्यान से समझना भी, ठीक है। साझेदारों के यहाँ पे नाम लिख दो, मान लो 2 साझेदार हैं, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब चूंकि प्रवेश है तो किसी एक को प्रवेश भी दोगे, तो मान लो चलो सी कर दिया, ठीक है। ए बी सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे डेट कर देते हैं, यहाँ पे अपन का ए हो गया और यहाँ पे अपन का बी हो गया और आगे चल के अपन का सी हो गया। ये हमने एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाई हुई है। बच्चा ध्यान से समझना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बच्चा ध्यान से समझना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल मैंने बनाया हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पार्टनर्स कैपिटल में बच्चा डेबिट में क्या आती है और क्रेडिट में क्या आती है, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा तो बस ये चैप्टर यहीं से फिनिश हो जाएगा। फिर केवल अपन को सवाल लगाने के लिए बचे हुए हैं, बस सवाल लगाने के लिए बचे हुए हैं। सी जो है वो नया साझेदार है, ठीक है। सी जो है वो नया साझेदार है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जितना भी कॉन्सेप्ट था कल सारा हम लोगों ने बात कर ली थी उसके बारे में, ठीक है। और आज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के बारे में भी बात कर लेंगे, तो सारी बातें यहां से क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है। आपको सी वाला भी कॉन्सेप्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, बोले सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। अब ये बाई बैलेंस बीडी का मतलब क्या है, बोले ध्यान से समझते जाना, ध्यान से समझते जाना, हो सके तो नोट करके लिखते जाना, हो सके तो नोट करके लिखते जाना। हालांकि जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, कल मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो ये सारे पॉइंट वहां पे एज इट इज हिंदी से लिखे होंगे, परेशान मत होना, सब कुछ लिखा होगा, सब कुछ। यही तो नोट्स की मेरी खासियत है कि मैं जितना पढ़ाता हूं एज इट इज वहां पे सब कुछ लिखा मिलेगा, ठीक है, परेशान मत होना। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। और बाई बैलेंस बीडी में साझेदारों की जो पूंजी होगी उनका लेखा होगा, सी की पूंजी नहीं होगी भाई। बैलेंस शीट की ही पूंजी को तो बाई बैलेंस बीडी कहते हैं, और बैलेंस शीट में जो पुरानी बनी हुई है उसमें सी की पूंजी कहां से होगी भाई? सी तो नया साझेदार आया है, कॉमन सेंस रखने वाली बात है। तो सबसे पहले अपन को बाई बैलेंस बीडी लिखना है और बाई बैलेंस बीडी में ए और बी की पूंजी लिख देना है। ध्यान से समझते जाओ बच्चा। देखो एक बार मैं फिर से आपसे बता रहा हूं, दो बातें हैं, या तो मैं डायरेक्टली आपको सीधे सवाल में कराना चालू कर दूं, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, हर सवाल में आप कंफ्यूजन आओगे, या तो मजा तब आता है जब हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया फिर हम लोग सवाल लगाते हैं, तो कुछ चीजें आपसे बनती रहती है। मैं तो कहता हूं आपसे 90% चीजें बनती रहती हैं, ठीक है। मजा तभी आता है बच्चा पढ़ने में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो सबसे पहले अपन बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, साझेदारों की पूंजी लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद बच्चा बाई बैलेंस बीडी के बाद बाई कैश अकाउंट लिखते हैं, बाई कैश अकाउंट। अब ये कैश अकाउंट में क्या करते हैं, बोले कैश अकाउंट में जो नए साझेदार की पूंजी होती है उसका लेखा किया जाता है। यानी कि नए साझेदार जो पूंजी लाता है, बच्चा हम सबको पता है कि जब भी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो नए साझेदार पूंजी लाता है और ख्याति लाता है। वो पूंजी इसलिए लाता है ताकि फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त कर सके, और बच्चा वो ख्याति इसलिए लाता है ताकि भविष्य के लाभों में हिस्सा प्राप्त कर सके। बच्चा हम सबको ये भी पता है कि जो वो ख्याति लाता है वो पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटी जाती है। देखिए ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, ध्यान से समझना। तो जो पूंजी लाता है उसे बाई कैश अकाउंट लिख करके उसके कॉलम में छोड़ देते हैं। क्लियर हो रही है बात? बेटा ये मैं पूंजी खाता बनाने का प्रावधान कर रहा हूं, पूंजी खाता बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखी जाने वाली हैं। आज का ये प्रारूप जैसे ही खत्म हो गया तो रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 90% सवाल तो यहीं पे खत्म हो जाएंगे इसके प्रारूप के साथ, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। हालांकि मैं क्वेश्चन तो सारे कराऊंगा जो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल के हैं, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपसे अपने से बन जाएंगे अगर आपने ये दोनों प्रारूप अच्छे से पढ़ लिए, एक तो रिवैल्यूएशन का, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। परेशान मत होना, इसकी पीडीएफ कल आपको मिल जाएगी, थ्योरी की पूरी, सवाल की नहीं थ्योरी की पूरी मिल जाएगी। बाई कैश अकाउंट कितना हो जाएगा, बोले नए साझेदार की जितनी भी पूंजी थी। उसके बाद बच्चे यहां पे लिखना पड़ेगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखना पड़ेगा? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सी है बेटा? जो नए साझेदार ने पूंजी लाई थी,
जो नए साझेदार ने पूंजी लाई थी उसे तो हमने बाई कैश अकाउंट लिखकर नए साझेदार के कॉलम में कर दिया, लेकिन नए साझेदार के द्वारा जो ख्याति लाई गई है बच्चा, नए साझेदार के द्वारा जो ख्याति लाई गई है उसे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर ए और बी के कॉलम में लिख देंगे। उसे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर ए और बी के कॉलम में लिख देंगे। किस अनुपात में बांटेंगे बच्चा, याद रखना प्रीमियम फॉर गुडविल को हमेशा त्याग अनुपात में बांटा जाता है। किस अनुपात में बांटेंगे, त्याग अनुपात में बांटा जाता है। लेकिन कौन सी ख्याति को, बोले वो ख्याति को जो नए साझेदार के द्वारा लाई जाती है। क्यों बांटी जाती है ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं भाई। जब फर्म में नया साझेदार बनेगा तो पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा उसके प्रति समर्पित करेंगे, तो नए साझेदार का भी तो दायित्व बनता है, नए साझेदार का भी तो दायित्व बनता है कि जो ख्याति है वो ला करके भरपाई करे। तो सच बात तो ये है कि नए साझेदार जो ख्याति लाता है वो भरपाई करने के लिए लाता है। जो उसने पुराने साझेदारों से लाभ का हिस्सा लिया हुआ है वो ख्याति को दे करके पूरा करना चाहता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि नए साझेदार द्वारा ख्याति इसलिए लाई जाती है ताकि भविष्य में लाभों में हिस्सा प्राप्त कर सके। चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देना है, नए साझेदार की पूंजी, और किसमें बांटना है, केवल पुराने साझेदारों में। किसमें बांटना है, बोले केवल पुराने साझेदारों में। लेकिन किस अनुपात में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, तो बोले त्याग अनुपात में बांटेंगे। याद आ रहा है कुछ आपको, बिल्कुल आपको चीजें याद आ रही होंगी। जब हम लोग ख्याति के समायोजन के बारे में बात कर रहे थे लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार, तो वहां पे भी मैंने आपको ये बातें बताई हुई थी। बच्चा सारी कहानी को अब जोड़ना चालू कर दो, बहुत मजा आएगा आपको। देखो आपको मैं ईमानदारी से बता दूं, जो अकाउंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये 12वीं में तो काम आपके आने ही वाली है, बहुत काम आने वाली है और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट सुधरने वाला है। लेकिन यहां से आप अकाउंट पढ़ के जाओगे ना तो कल को किसी को भी पढ़ा सकते हो, किसी को भी पढ़ा सकते हो, कोई रट्टा नहीं मरवा रहा हूं। देखिए आपके लिए ये थोड़ा सा समस्या वाली भी बात थी कि जब आपकी पढ़ाई आई तो कोरोना काल आ गया। समस्या क्या है कि सरकार का क्या है, आपको तो पास हो जाएगा, थ्योरी लिख के आप पास हो जाओगे, लेकिन सोचिए आपका आगे फ्यूचर क्या है। भाई वो स्कूल तो आपकी पूरी फीस लेने वाले हैं, आपकी पूरी फीस लेंगे, आपसे पूरी पढ़ाई करवाएंगे। और सपोज दैट आपको नंबर दे दिया, प्रैक्टिकल वगैरह में आपको पास करवा दिए, या शासन के द्वारा भी जो आपका जो पेपर हुआ थोड़ा सा उसमें रियायत दे दी गई कोरोना काल के कारण, या सपोज दैट होगा ऐसा नहीं, लेकिन मान लो कुछ नंबर आपके मिल गए, किसी तरीके से आप पास हो गए। सोचिए ऐसे बच्चे का क्या भविष्य होगा जिसने अकाउंट ली हुई है और जिससे कुछ बनता ही नहीं अकाउंट के बारे में, है ना। क्योंकि आगे चल के तो आप तो प्रैक्टिकली करके पैसा कमाएंगे ना भाई। आप अगर टीचिंग लाइन में जाएंगे तो आपसे ये सारी चीज बनती होनी चाहिए, अगर आप टैली करेंगे तो आपसे जर्नल एंट्री वगैरह बनती होनी चाहिए, अगर आप MBA जो भी जिस फील्ड में जाएंगे, BCom MCom, तो वहां पे तो यही चीजें काम आएंगी ना। वहां पे तो ऐसा नहीं है कि वहां पे भी कोरोना लगा होगा तो वहां पे भी ऐसे ही आप निकल जाओगे। इसलिए ऐसा पढ़ लो, कोई किसी का CA बनने का सपना है बेटा, यही सारी चीज मिलेंगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है। तो बस मेहनत करते जाओ, अच्छे से पढ़ते जाओ, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ध्यान से देखो, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कर दिया, A और B के कॉलम में बांट दिया। किस अनुपात में, बोले सर त्याग अनुपात में अपन को बांटना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चिट्ठे में दर्शाए गए, चिट्ठे में दर्शाए गए जनरल रिजर्व, चिट्ठे में दर्शाए गए जनरल रिजर्व। बच्चा जनरल रिजर्व को हम लोग कहते हैं सामान्य संचय, जनरल रिजर्व को हम लोग कहते हैं सामान्य संचय। बाई जनरल रिजर्व, चिट्ठे में दर्शाए गए रिजर्व फंड, रिजर्व फंड को हम लोग कहते हैं संचित कोष, संचित कोष। चिट्ठे में दर्शाएंगे जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय, चिट्ठे में दर्शाएंगे रिजर्व फंड यानी संचित कोष, और चिट्ठे में दर्शाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, चिट्ठे में दर्शाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप में से काफी सारे लोग ये भी स्टूपिड हमसे पूछेंगे कि ये चिट्ठे के किधर दर्शाए गए होंगे। बच्चे ये चिट्ठे के लायबिलिटीज में होते हैं, यानी चिट्ठे के लायबिलिटीज यानी चिट्ठे के दायित्व में जनरल रिजर्व मिल सकता है, रिजर्व फंड मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस मिल सकता है। तो यदि चिट्ठे में इन तीनों में से कोई भी मिला तो उसका बंटवारा किया जाएगा किसमें, बोले सर पूंजी खाते में। और किधर किया जाएगा, बोले सर क्रेडिट में किया जाएगा। किन्हें किया जाएगा, बोले पुराने साझेदारों को किया जाएगा। किस अनुपात में किया जाएगा, तो पुराने अनुपात में किया जाएगा, त्याग अनुपात में नहीं किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए बताइए चिट्ठे में दर्शाए गए जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस का लेखा साझेदारों के पूंजी खाते में किधर किया जाता है, बोले क्रेडिट में किया जाता है। बताइए चिट्ठे में दर्शाए गए सामान्य संचय को साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में बांटा जाता है, बोले पुराने अनुपात में बांटा जाता है। बताइए चिट्ठे में दर्शाए गए निम्नलिखित में से किसका लेखा साझेदारों के पूंजी खाते में नहीं होता है। 3 ये दिए रहेंगे, एक कोई अन्य दिया रहेगा, तो जो अन्य दिया रहेगा उसका लेखा साझेदारों के पूंजी खाते पे नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जनरल रिजर्व यानी कि सामान्य संचय
रिजर्व फंड यानी कि संचित कोष, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि, इनका लेखा बच्चा साझेदारों के पूंजी खाते में करते हैं और किस अनुपात में करते हैं, तो पुराने अनुपात में करते हैं। अब यहीं से तो क्वेश्चन बनता है, साझेदार नए साझेदार के द्वारा लाई गई ख्याति पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटी जाती है, जबकि चिट्ठे में दर्शाए गए जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस पुराने अनुपात में बांटे जाते हैं। बस यहीं से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। अब बताइए यहां से जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो कि बना है कई बार एग्जाम में, तो वो बच्चा कभी पढ़ पाएगा जिसने थ्योरी रट्टा मार के रखी है? भाई ये चीजें तो तभी बनेगी ना जब आप सवाल के कॉन्सेप्ट को समझोगे, और समझोगे, रट्टा मारोगे तो कच्छु नहीं बनने वाला है। यकीन मान लो, ये कोई 10वीं की मैथ नहीं है कि लिमिटेड है कि इसी किताब से आएगा। यहाँ पे किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक होगा। ठीक है, मैंने आज पुराने ईयर के पेपर भी भेजे हैं, आप उठा करके लगा लो, आप उठा करके लगा लो। जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए ना, उनमें से एक सिंगल थ्योरी, सिंगल ऑब्जेक्टिव, सिंगल सवाल, ये बोर्ड एग्जाम के पेपर मैंने भेजे हैं 3 साल के, एक सिंगल थ्योरी, सिंगल सवाल और सिंगल ऑब्जेक्टिव भी अगर ऐसा मिला ना, जितना मैंने चैप्टरों में पढ़ा दिया है, अगर मिला तो मुझे बता देना और मैसेज करके डाल देना, वहां से फोटो खींच के अपनी पेमेंट वापस कर देना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, तो बाई जनरल रिजर्व, बाई रिजर्व फंड, बाई प्रॉफिट एंड लॉस को साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। किस अनुपात में? पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। अच्छा, यदि किसी लायबिलिटीज को किसी साझेदार के द्वारा ले लिया जाता है, टेकन ओवर, यदि किसी लायबिलिटीज को किसी साझेदार के द्वारा ले लिया जाता है, तो उसे मान लो ए के द्वारा ले लिया गया तो ए के कॉलम में लिख देते हैं, ए के द्वारा ले लिया गया तो ए के कॉलम में लिख देते हैं। क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है कि लेनदार 5,000 रुपया के हुए, जो कि लेनदार 5,000 रुपया में ए ने ले लिया, तो ए के कॉलम में 5,000 लिख देंगे। तो यदि किसी लायबिलिटीज, कोई दायित्व किसी साझेदार के द्वारा ले लिया जाता है, तो वो क्रेडिट में आता है। किधर साइड? बोले वो क्रेडिट में आता है, यानी कि उसके अपने कॉलम में। नेक्स्ट क्या आता है? बोले नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या आता है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाते से लाभ। पुनर्मूल्यांकन खाते का जो भी लाभ होता है वो साझेदारों के पूंजी खाते में किधर आता है? बोले क्रेडिट आता है। मैंने पुनर्मूल्यांकन लाभ के बारे में बोला है बच्चा, मैंने पुनर्मूल्यांकन हानि के बारे में नहीं बोला है। मैंने बोला पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ आता है वो साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट में बांट देते हैं। अब देखिए ना, क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, बताइए पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में किधर बांटा जाता है? बोले डेबिट में कि क्रेडिट में? तो क्रेडिट में बांटा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, सारी बातें क्लियर हो गई। एक बार फिर से रिवीजन करिए। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, चिट्ठे में दर्शाई गई पूंजी का लेखा किया जाता है पुराने साझेदारों को। नए साझेदार के द्वारा जो पूंजी लाई जाती है बाई कैश अकाउंट लिख करके उसके कॉलम में रख देते हैं। नए साझेदार के द्वारा जो ख्याति लाई जाती है उसे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिख करके पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांट देते हैं। चिट्ठे में दर्शाए गए जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। बाई लायबिलिटीज, यदि किसी साझेदार ने कोई दायित्व तो लिया है तो वो उसके कॉलम पे आ जाएगा। ए ने लिया तो ए ने, बी के कॉलम में तो बी में। बाई रिवैल्यूएशन इन प्रॉफिट, यानी कि बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यानी पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ आया है उसको क्रेडिट करते हैं। आप में से कुछ बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस को पुराने अनुपात में क्यों बांटा है? अरे नालायको, स्टूपिड, तुमको इतना पता नहीं है कि जब ये नए साझेदार के प्रवेश होने के पहले के हैं तो त्याग अनुपात तो बाद में आया होगा ना, जब नया साझेदार प्रवेश किया होगा। तो चिट्ठे में दर्शाए गए जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में ही तो बांटेंगे। समझ गए बात को? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत होगी भी नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इधर क्या क्या आता है? तो इधर आता है सबसे पहले रिवैल्यूएशन लॉस, यानी पुनर्मूल्यांकन से जो हानि आती है बच्चा, पुनर्मूल्यांकन से जो हानि आती है वो यहाँ पे आती है। अगर पुनर्मूल्यांकन से लाभ हुआ तो क्रेडिट में, और यदि पुनर्मूल्यांकन से हानि हुई तो किधर आएगी? बोले सर डेबिट में आएगी। अब देखिए ना, क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि बताइए पुनर्मूल्यांकन से जो हानि आती है उसे साझेदारों के पूंजी खाते में किधर रखते हैं? बोले पुनर्मूल्यांकन से जो हानि आती है उसे साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट में रखते हैं। किधर रखते हैं? बोले सर डेबिट में रखते हैं। क्लियर है बात? बोले बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, यदि बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है, तो उससे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। अब ये कौन सी गुडविल है भाई? संपत्ति का कॉलम भी होता है,
भाई संपत्ति का कॉलम भी होता है, और संपत्ति के कॉलम में भी क्या होता है, बोले संपत्ति के कॉलम में गुडविल लिखी हो सकती है, संपत्ति के कॉलम में गुडविल लिखी हो सकती है, और जो वो गुडविल लिखी जाती है उसे हम लोग क्या करते हैं, बोले उसे हम लोग साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट कर देते हैं। आपको बैलेंस शीट लिखी मिलेगी, उस बैलेंस शीट में गुडविल लिखा मिलेगा, तो गुडविल को जिस हिसाब से बैलेंस शीट में प्रदर्शित है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस के साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर देते हैं पुराने अनुपात में, उसी तरीके से बैलेंस शीट के एसेट्स में गुडविल लिखी होगी तो गुडविल को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं, गुडविल को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी साझेदार ने कोई संपत्ति ली है, यदि किसी साझेदार ने कोई संपत्ति ली है, एसेट्स टेकन ओवर का मतलब लिया हुआ है, तो उसे उसके कॉलम में लिख देते हैं। यदि किसी साझेदार, मान लो बी ने कोई संपत्ति ली है, मान लो विनियोग बी ने ले लिए, तो विनियोग की राशि बी के कॉलम में लिख दी जाएगी। आपने क्या देखा, यदि कोई संपत्ति कोई साझेदार लेता है उसको डेबिट में लिखते हैं, यदि कोई दायित्व लेता है तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं। बच्चा ईमानदारी से बताओ, आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी हैं? बोले बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं सर, बिल्कुल भी क्लियर हो चुकी हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये चीजें तो आपकी क्लियर है। देखिए ज्यादातर सवालों में तो इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा और आपसे बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। क्या जरूरी है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे नहीं, इसको मैं यहाँ पे नहीं, इसको मिटा करके लिखूंगा, ठीक है। इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां पे बच्चा गलत करके आएगा, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है बच्चे, बहुत ही कॉमन सी है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ कहीं नहीं फंसने वाले हो, यहां कहीं पे भी नहीं फंसने वाले हो, ये बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है, इतना तो कॉमन सी बात है। अच्छा एक चीज और लिख लो यहाँ पे, टू ड्रॉइंग, यदि कोई साझेदार ने कुछ राशि आहरित की है तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आएगी, क्योंकि आपने में से जिन लोगों ने दूसरा चैप्टर पढ़ा हुआ है उसको तो ये टॉपिक पता ही है कि ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन लिख लो पुराने साझेदारों में ही होगी ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, बोले बाई बैलेंस सी, सॉरी टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। तो बच्चा ये सारी चीज होगी, ये सारी चीज होगी पूंजी खाते में, ये सारी चीज होगी पूंजी खाते में। क्लियर है ये बात? एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, मुझे लगता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। बच्चे ये मैं भी प्रारूप बता रहा हूं, अभी जब मैं सवाल बताऊंगा तो ऑलरेडी आपसे बन जाएगा। ये सारी चीजें अगर आपने याद कर रखी है ना तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बाई बैलेंस बीडी, बाई कैश अकाउंट, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस, बाई लायबिलिटीज, बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू गुडविल, टू एसेट्स टेकन ओवर, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू बैलेंस सीडी। इन सबको जोड़ करके इनको घटा करके जो आएगा सीडी में लिख देंगे अपन। किस में लिख देंगे? बोले सीडी में लिख देंगे। बस बच्चा 3 टॉपिक और ऐसे हैं इसी में जो आपको भ्रमित करेंगे। वो क्या है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे फिर हम लोग साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल देखिए ऐसा है कि आपका सिलेबस खत्म करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। अभी तो बेटा नवंबर चालू हुआ है, नवंबर खत्म होने तक ही आपकी आधे से अधिक अकाउंट खत्म हो जाएगी। क्यों परेशान हो रहा है बच्चा, क्यों परेशान हो रहा है? ठीक है, ईमानदारी से पढ़ते जाओ, आपसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम है, अब तक आप समझ ही गए होंगे। तो बस आपका सब कुछ सिलेबस सही चल रहा है, बस आप ईमानदारी से पढ़ते जाओ, ठीक है। चलो, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जल्दी अपन अगले चैप्टर में चलेंगे। बिल्कुल संडे के अंदर ये चैप्टर को खत्म ही कर देंगे, संडे को क्लास भी लेकर के। मंडे से अपन नए चैप्टर में चलेंगे। तो ये सूख जाता है ना, तो गीला कपड़े से ही वो होता होगा। ये गीला नहीं है यार, ये गीला है ना। चलो तो ये साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप मैंने बता दिया। अब इस साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारूप में कुछ बातें हैं जिन बातों को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वो बातें नहीं जानोगे ना तब तक आपको प्रॉब्लम जाएगी। आगे चल के पूंजी खाते के सवाल पर अगर आप अटकोगे तो वहीं पे अटकोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अटको, इसलिए पहले से मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ,
तो क्या है वो, इसको ध्यान से समझना, ठीक है बच्चे, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। यदि क्वेश्चन में दिया हो कि नया साझेदार ख्याति लाने में असमर्थ है, यदि क्वेश्चन में दिया हो कि नया साझेदार ख्याति लाने में असमर्थ है, ख्याति लाने में असमर्थ है, तो फिर क्या करेंगे, ख्याति की राशि दी रहेगी, ख्याति लाने में असमर्थ है। यदि साझेदार ख्याति लाने में असमर्थ है, कैसा असमर्थ है, नकद लाने में, यदि साझेदार ख्याति नकद लाने में असमर्थ है तो उसका इफेक्ट लेखांकन में क्या पड़ता था, आप बताओ मेरे को। यदि कोई साझेदार नगद ख्याति लाने में असमर्थ होता था या ख्याति लाने में असमर्थ होता था तो हम लोग क्या एंट्री करते थे, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता था। हम लोग एंट्री करते थे कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चा जो लोग मेरी क्लास को लगातार देख रहे हैं ना, बिना किसी पॉलिटिक्स के कि कुछ दिन लेंगे फिर कुछ दिन नहीं लेंगे फिर कुछ दिन लेंगे, जो बच्चा शुरुआत से मेरे से जुड़ा हुआ है ना, मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि एक सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जिससे नहीं बनता हो, और बहुत इंजॉय कर रहा होगा मेरी पढ़ाई को। तो लापरवाही नहीं, ईमानदारी से पढ़ते जाओ, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट दुनिया के किसी कोने में तुमको नहीं मिलने वाला है। ओपन चैलेंज कर रहा हूं इस यूट्यूब में। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता था यदि कोई साझेदार ख्याति नगद लाने में असमर्थ है। फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई साझेदार ख्याति नगद लाने में असमर्थ है तो साझेदारों के पूंजी खाते में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो साझेदारों के पूंजी खातों में तुम लिखोगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू में लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो रकम को लिखेंगे वो कहां लिखेंगे, जो रकम को लिखेंगे वो नए साझेदार के कॉलम में लिखेंगे। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो रकम को लिखेंगे वो नए साझेदार के कॉलम में लिखेंगे। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे क्वेश्चन में सब कुछ देने के बाद एक लास्ट लाइन में लिखेगा कि नए साझेदार के द्वारा ख्याति नगद लाने में असमर्थ है। तो आप जो भी ख्याति पहले थी उधार या जो भी, तो वहां पे आपने बांटने के बाद फिर आपको टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लिखना पड़ेगा। जो भी साझेदार होंगे ए और बी, तो टू एएस कैपिटल टू बीएस कैपिटल, और नए साझेदार के कॉलम में वो ख्याति लिखना पड़ेगा। बोले कब ऐसा करना पड़ेगा, जब ख्याति लाने में असमर्थ है। कब ऐसा करना पड़ेगा, जब ख्याति लाने में असमर्थ है, तो आपको ऐसा जरूर करना पड़ेगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसकी दूसरी बातें क्या है, इस बात को भी ध्यान से देख लो। यदि साझेदार ख्याति की राशि को निकाल ले जाते हैं, यदि साझेदार ख्याति की राशि को निकाल ले जाते हैं, यदि साझेदार ख्याति की राशि को निकाल ले जाते हैं, यदि साझेदार ख्याति की राशि को निकाल ले जाते हैं, यदि साझेदार ख्याति की राशि को निकाल ले जाते हैं, तो फिर ऐसी दशा में क्या करेंगे। ये लाइन आपको क्वेश्चन में मिलेगी, परेशान मत तो बच्चा, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं सवाल बता दूंगा। तो ठीक है, तो साझेदार ख्याति की राशि को जब निकाल ले जाते हैं तो आप सबको पता है कि लास्ट में एंट्री एक हुआ करती थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो तो वही होती थी लाने की, लेकिन ले जाने की एक हुआ करती थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। याद है आप सबको, याद है आप सबको, बोले बिल्कुल याद है। जिन बेवकूफों को नहीं याद है वो जाके याद करें। मैंने बताया था कि जब ख्याति की राशि नगद लाता है और व्यापार में रहती है तब एंट्री हुआ करती थी कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दूसरी हुआ करती थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब राशि निकाल ले जाते थे तो एक एक्स्ट्रा होती थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश अकाउंट लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश अकाउंट लिखेंगे, और रकम को केवल पुराने साझेदारों में लिखेंगे, और रकम को केवल पुराने साझेदारों में लिखेंगे। बच्चा ये दो पॉइंट आपको अभी भले समझ में नहीं आया हो, लेकिन जब ये क्वेश्चन के थ्रू आपको मिलेगा तो आपका तुरंत माइंड यहां पे काम कर जाएगा। यानी कि ख्याति लाने में असमर्थ है तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, और नए साझेदार के कॉलम में रकम को लिख दिया जाएगा, और नए साझेदार के कॉलम में
रकम को लिख दिया जाएगा। यदि साझेदार की ख्याति की राशि को निकाल ले जाते हैं तो टू कैश अकाउंट लिख करके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड साझेदारों के कॉलम में लिख दिया जाएगा। और यदि लिखा है ख्याति की राशि मूल्यांकित की गई है तब भी यही करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख करके। मैं इसको भी लिख देता हूं, यदि ख्याति का मूल्य मूल्यांकित किया गया, यदि ख्याति मूल्यांकित की गई हो, ये सारे शब्द बच्चा आपको, सारे शब्द आपको पूंजी खाता बनाते समय मिलेंगे। यदि ख्याति मूल्यांकित की गई हो, यदि ख्याति का मूल्यांकन किया गया हो या ख्याति मूल्यांकित की गई हो तो ऐसी दशा में भी आपको क्या करना पड़ेगा, बोले टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लिख करके, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लिख करके। अब ओल्ड पार्टनर्स का मतलब उन साझेदारों के नाम की बात है यहाँ पे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख करके और क्या करना है, बोले नए साझेदार के कॉलम में लिख देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख करके और नए साझेदार के कॉलम में लिख देते हैं, नए साझेदार के कॉलम में लिख देते हैं। ये तीनों घटना आपको याद करनी पड़ेगी बच्चा। अगर आपने ये तीनों घटना को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो यकीन मानो पूंजी खाते का एक सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं मिलने वाला है जो आपसे नहीं बनेगा। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। मैंने बताया कि क्वेश्चन जब आप करेंगे रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल का, जब आप क्वेश्चन करोगे रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल का तो उसमें क्या होगा, बोले ख्याति लाने में असमर्थ होगा। लास्ट में बोलेगा ख्याति लाने में असमर्थ। मान लो ABC साझेदार है, पूरा बैलेंस शीट बना है, लास्ट में लिख दिया कि C के द्वारा ख्याति नगद लाने में असमर्थ है, तो तुम टू पार्टनर्स कैपिटल में उसका इफेक्ट पड़ेगा, बाकी कहीं नहीं पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल में पड़ेगा। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख करके क्या कर दोगे, बोले इसके यहाँ पे नए साझेदार के कॉलम में लिख देंगे। एक लिखा मिलेगा साझेदार ख्याति की राशि निकाल ले जाते हैं तो टू कैश अकाउंट लिख करके पुराने साझेदारों के कॉलम से निकाल ले जाना है। और यदि ख्याति का मूल्यांकन करने की बात बोले तो यही होगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR करके नए साझेदार के कॉलम में लिख दिया जाएगा। बच्चा ये तीनों परिस्थितियां आप केवल समझ लो, बाकी जब इसका सवाल आएगा तो ये सारी चीज आपको वहां पे रिकॉल हो जाएगी, ये सारी चीज आपको वहां पे रिकॉल आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं, परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। अब अच्छा एक बात और, सवाल इनके करते हैं लेकिन सवाल कल से करेंगे। आप इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से करके आना, मैं आपको PDF भेज दूंगा तो आप PDF भी अच्छे से लिख लेना। कल से अपन इसके सवाल करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। अब काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि सर इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे आएंगे। वैसे तो ये पूछना उसको नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं वैसे भी बताऊंगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे। भाई सब्र रखो, सब्र का फल अक्सर मीठा होता है। लेकिन चूंकि आपने इस चैप्टर को पूछ ही लिया है तो मैं आपको बताए दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ध्यान से समझो बच्चा, इस चैप्टर का हमने शुरुआत कैसे किया था, मैंने आपको बताया था कि साझेदारी का पुनर्गठन होता है। मैंने आपको बताया था कि साझेदारी का पुनर्गठन होता है। ध्यान से समझना, मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, पुनर्गठन चैप्टर की नहीं बात कर रहा हूं। मैंने बताया था साझेदारी का पुनर्गठन का मतलब होता था आपसी संबंधों में परिवर्तन। क्या होता था, बोले आपसी संबंधों में परिवर्तन। आपसी संबंधों में परिवर्तन को ही कहते थे साझेदारी का पुनर्गठन। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि आपसी संबंधों में जो परिवर्तन होता है उसकी अलग अलग विधियां होती हैं, और इसी विधि में हम लोगों ने बात की हुई थी साझेदार के प्रवेश के बारे में, नए साझेदार के प्रवेश के बारे में, नए साझेदार के प्रवेश के बारे में, नए साझेदार के प्रवेश के बारे में हमने बहुत ही अफराद चर्चा की हुई थी। नए साझेदार के प्रवेश के बारे में चर्चा की थी। अब देखिए नए साझेदार प्रवेश की दशाएं वगैरह सारी थ्योरी आपको बताई जा चुकी है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट काम करना पड़ता है। पहले मैंने आपको बताया था नया लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात व नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना, 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 व त्याग अनुपात की गणना। फिर था आपका ख्याति का समायोजन, फिर था आपका ख्याति का समायोजन, ख्याति का समायोजन जो हम लोगों ने लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार किया, जो हम लोगों ने लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार किया, लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार किया, या इसी को लेखांकन भी कह सकते हैं, परेशान मत होना ख्याति का, ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो था संचय व अवतरित लाभों का समायोजन, संचय व अवतरित लाभों का समायोजन, संचय व अवतरित लाभों का समायोजन,
संचय व अवतरित लाभों का समायोजन। इसके बारे में सवाल हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसकी थ्योरी के बारे में हमने जरूर चर्चा की थी। और फिर है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता, और इसी पुनर्मूल्यांकन खाते के अंतर्गत ही आता है साझेदारों का पूंजी खाता। इसी पुनर्मूल्यांकन खाते के अंतर्गत ही आता है साझेदारों का पूंजी खाता। और लास्ट कॉन्सेप्ट था नए साझेदार के पूंजी के अनुपात में, नए साझेदार के पूंजी के अनुपात में, नए साझेदार के पूंजी के अनुपात में सभी की पूंजी को व्यवस्थित करना। नए साझेदार के पूंजी के अनुपात में सभी साझेदारों की पूंजी व्यवस्थित करना, सभी साझेदारों की पूंजी व्यवस्थित करना। अब बच्चा बात को समझो, आपका क्वेश्चन कहां से आएगा। आपका क्वेश्चन नया लाभ हानि अनुपात का आएगा, या तो 1 नंबर में आ जाएगा या तो 3 नंबर में आ जाएगा। 1 नंबर में कैसे आ जाएगा, ABC फर्म में साझेदार हैं, दा को नया साझेदार बनाते हैं, उनका पुराना अनुपात ये था, दा 1/7 भाग के लिए प्रवेश करता है। बताइए इनमें से नया अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको अपने ढंग से पूरा कॉन्सेप्ट को करना है और वहां पे टिक कर देना है कि नया अनुपात क्या होगा। या तो 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बोल देगा आप साझेदार हैं, दा को नया साझेदार बनाया 1/7 भाग के लिए, बताइए कि नया अनुपात और त्याग अनुपात क्या होगा, तो 3 नंबर में आ सकता है। ख्याति का समायोजन भी आपका 3 नंबर में आ सकता है और 4 नंबर में आ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस 3 नंबर में ही होते हैं इसके आने के, ज्यादातर चांस इसके 3 नंबर में ही आने के होते हैं। ठीक है, और एक आएगा आपका पुनर्मूल्यांकन, जो आपका 4 से 5 नंबर का आएगा, जो आपका या तो कभी कभी 4 नंबर का दे देता है या कभी कभी 5 नंबर का दे देता है। मोस्ट ऑफ दिस 4 नंबर का ही देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पुनर्मूल्यांकन और पूंजी खाता बोलेगा, ना तो ये आता है ना तो ये आता है, लेकिन इनकी थ्योरी हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इनकी थ्योरी आपको पढ़ाई हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख यार, ऐसा है कि जो आना है, जैसा आना है, सब कुछ अपन को पढ़ना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं आपका कुछ नहीं जाएगा। बाकी जब आपका सिलेबस हो जाएगा, जब आपको पूछना होगा पेपर टाइम में, पेपर के बहुत पहले मैं सब कुछ बता दूंगा कि आपको गैर व्यापारिक संगठन से आय व्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाता पढ़ के जाना है अच्छे से। सवालों की मैं बात कर रहा हूं, आपको साझेदारी लेके से पार्टनर्स कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ के जाना है, और लाभ की गारंटी के सवाल पढ़ के जाना है। आपको पुनर्गठन से त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात बस के सवाल पढ़ के जाना है। आपको इस चैप्टर से ख्याति का समायोजन, न्याय लाभ अनुपात, त्याग अनुपात की गणना और स्पेशली पुनर्मूल्यांकन और पूंजी खाता पढ़ के जाना है। काहे टेंशन ले रहे हो भाई, सब कुछ तुमको बता दिया जाएगा। आपको फर्म के वेतन का 2 क्वेश्चन आएगा, वसूली खाता या पूंजी खाता। वसूली खाता यदि आएगा तो वसूली खाता आएगा 3 नंबर में, और 3 नंबर में वसूली खाते की जनरल प्रविष्टियां पूछेगा। ठीक है, तो प्लीज अभी मेरा फोकस पढ़ाने में है, तो पढ़ाने में रखो ना, काहे टेंशन ले रहे हो। क्या आएगा, कितना नंबर का आएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे पेपर में लिखना है, इतना बिलीव करो, सब कुछ बता के जाऊंगा। मैं जितना बोलता हूं उतना मैं करता हूं। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इतना याद रखना। मैं जो बोलता हूं वो मैं कर देता हूं। अगर मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं सब कुछ आपको कराऊंगा, तो क्यों परेशान हो, तो किस नंबर से कौन से चैप्टर से कितने नंबर से क्या आने वाला है। मैं जो पढ़ा रहा हूं एज इट इज पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं ऐसे हवा में तीर मारने वाला बंदा नहीं हूं। सारा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें ही चलने वाली है, हम लोग स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं और सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। सवाल 1 2 3 छोड़ भी दें अगर किसी चैप्टर का, लेकिन थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि यदि बाय द वे सवाल में नहीं आया आपसे बना, तो थ्योरी आपसे उसकी जरूर बने और ऑब्जेक्टिव भी उसका आपके बने। ठीक है, तो सब कुछ बेटा चल रहा, बस ईमानदारी से मेहनत आपकी तरफ से होनी चाहिए। यहां से मेहनत बेटा पक्का बहुत अच्छे से चल रही है। चलो, तो अभी मन तो था कि 1 आध 2 सवाल आज अपन बताएं, लेकिन आज अभी आप लोग पूंजी खाते का प्रारूप अच्छे से और वसूली खाते का प्रारूप पूंजी खाते का प्रारूप अच्छे से और पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप अच्छे से पढ़ के आना। कल हम लोग सवाल लगाएंगे, स्टार्ट से पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाते के, और निश्चित रूप से आपसे सारे बनेंगे। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। अब तक जिन लोगों ने पुराने वीडियो को नहीं देखा है वो पुराने वीडियो को जरूर देखिए। तो आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।